हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नम्रता कृपलानी। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज इस वीडियो में अपन क्वांटम नंबर्स को और ज़्यादा आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर अपन ने क्या किया था, क्वांटम नंबर्स जो है उसके बारे में देख लिया था और उसके दो टाइप्स देख लिए थे। कौन से देखे थे? एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा था और दूसरा हमने क्या देखा था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। पहले मैं थोड़ा सा उसका क्विक रिविजन दे देती हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे के जो दो नेक्स्ट अपने क्वांटम नंबर्स बचे हुए हैं उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो क्वांटम नंबर्स के बारे में जब अपन ने बात करी थी तो हमने ये कहा था कि हमें इलेक्ट्रॉन की अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, क्या चाहिए? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए क्वांटम नंबर्स की, तो इलेक्ट्रॉन की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर मैंने उसको समझ लिया, मैंने उसको पढ़ लिया, तो मुझे इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो क्वांटम नंबर निकाल कर देगा। जब मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ तो वो मुझे क्या क्या बताएगा? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें बताएगा? वो ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, वो ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, वो ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कैसा है स्पेस के अंदर, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है एटसेट्रा कर दो, वो हमें ये बताने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ा था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अपन ने क्या किया था? n से डिनोट करा था। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा था कि कौन से शेल या कौन से एनर्जी लेवल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये बताया था। सेकेंडली उसने हमें ये बताया था कि भाई अगर पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में जो प्रेजेंट है अपना इलेक्ट्रॉन, तो किस तरीके से n की वैल्यू अगर मैं चेंज करूं तो किस तरीके से एनर्जी चेंज होगी। तो उसने ये बोला कि n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। मतलब n इज इक्वल टू अगर 1, 2, 3 एंड 4 कर दूं और मैं तुम्हें कहूं कि बताओ किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो तुम सिंपली इस तरीके से जो है अपना आंसर मार्क कर आओगे। इसने ये बताया था। सेकेंड इसने ये बताया था, नेक्स्ट इसने ये बताया था कि किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं वो तुम कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला दैट इज 2n²। यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगी। ये बात मैंने उस समय भी बोली थी। तो मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 2 हमारा आंसर हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2 है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 8 जो है इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अपन सेकेंड शेल के अंदर डाल सकते हैं। ये बातें हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बता दी थी। नेक्स्ट अपन ने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ा था, जिसको अपन ने L से डिनोट किया था। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने हमें ये बताया था कि किसी भी शेल के अंदर जो है वो कितने सब शेल पाए जाते हैं, उसके बारे में इसने हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी थी। अब ये सब शेल का कंसेप्ट कैसे आया, सब शेल को क्यों पढ़ना पड़ा, कैसे समझ में आई, इसकी बातें वो अपन ने अपने पहले वाले पार्ट 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी, इसलिए मैं बस यहाँ पे रिविजन करवा रही हूँ। ठीक है, तो सब शेल के बारे में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने बता दिया था, है ना। और सब शेल की एनर्जी के बारे में भी इसने हमें बताया था। सब शेल की एनर्जीज को किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से एनर्जीज होती हैं सब शेल की, वो भी इसके बारे में इसने बताया था। इसने हमें ये बोला था कि किसी भी n की वैल्यू के लिए L की वैल्यू जो होती है वो 0 to n-1 तक होती है। हमने ये निकालना भी सीखा था। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 to 0-1, क्योंकि n की वैल्यू 1-1 दैट इज 0। तो मतलब आंसर क्या आ गया? 0 ही आया ना। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू 2 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से 2-1 तक, मतलब कि 0,1 हो सकती है। हमें यहाँ पे 0 को इंक्लूड करना है, हम 0 को यहाँ पे हटाएंगे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 to 3-1 तक हो सकती है। मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। देखो हमें यहाँ पे 0 से n-1 तक जाना है, 0 और n-1 नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? 0, 1, 2 3 चीज़ें इंक्लूड हो रही है। अगर 4 हो जाता है n की वैल्यू तो 0 से क्या हो जाएगा? 4-1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0, 1, 2 एंड 3। फिर मैंने तुम्हें ये बताया था कि हर सब शेल को अपन क्या करते हैं? एक सिंबल से डेजिग्नेट करते हैं। क्या करते हैं? एक सिंबल से डेजिग्नेट करते हैं। अगर हमारा L इज इक्वल टू 0 है तो अपन कौन सा सब शेल, क्योंकि L तो क्या बता रहा है? सब शेल के बारे में ही बता रहा है ना, तो कौन सी सब शेल हो जाएगा? S सब शेल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 1 की बात करूँ तो कौन सा सब शेल हो जाएगा? P सब शेल हो जाएगा। 2 की बात करूं तो D सब शेल हो जाएगा और 3 की बात करूं तो F सब शेल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात सुनना, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यूज़ जो है वो इनफाइनाइट तक हैं, तो L की वैल्यू भी हमारे पास इस तरीके से बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ S, P, D और F तक ही क्या है? अरेंजमेंट दिया हुआ है। इतना ही हमारे कोर्स में, इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चन कोई पूछता भी नहीं है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं एनर्जीज के बेसिस एनर्जी अरेंज करूँ तो इसके अंदर कैसे बताओगे तुम? देखो अपन ने ये देखा था कि S जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होता है।
है, और जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी वैसे ही बढ़ती है, और एफ सबसे ज़्यादा दूर होता है, एस पास है और एफ दूर है, तो एनर्जी अगर अपन को अरेंज करनी होगी तो अपन कुछ इस तरीके से जो है वो अरेंज करेंगे। एस की सबसे कम एनर्जी होती है और एफ की सबसे ज़्यादा होती है। इसको डायग्रामेटिकली भी मैंने समझाने की ट्राई करी थी, यहाँ पे मैं फिर से बनाती हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, न्यूक्लियस, ये मैं क्या बना रही हूँ, अपने मेन शेल्स, मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे, ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है और ये n इज इक्वल टू 3 है। n इज इक्वल टू 1 के अंदर 0 ही एक ही सबशेल था, जो कि कौन सा था, s सबशेल। तो देखो ये वाला s सबशेल मैंने बना दिया। n इज इक्वल टू 2 में क्या था, 0 से n-1 तक जाएंगे तो 0,1, n-1 तक जाएंगे तो 0,1, ये आ रहे थे नंबर ऑफ सबशेल्स, मतलब 2 सबशेल्स बनाने, एक s बनाना है, 0 से s और 1 से p। तो ये देखो पहले मैं बना दूंगी s क्योंकि वो न्यूक्लियस के कंपैरेटिवली पास होता है, और ये बनाया मैंने p। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 पे कितने बनाऊंगी, 3 बनाऊंगी, s, ये बनाया p और ये बनाया मैंने d, ये s, ये p और ये d सबशेल। इस तरीके से एजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें सबशेल्स के बारे में बताया था, और उसने हमें ये इसी रीज़न से उसने हमें ये बताया था कि इसी की वजह से जो है वो फाइन लाइंस जो है वो हमें स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा मतलब मैंने तुम्हें क्या कर दिया, रिविजन करवा दिया। डिटेल में देखना है तो उसके अर्लियर वीडियोज़ में तुम्हें बहुत अच्छे से मिल जाएगा। चलो अब आप आज का टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको अच्छे से समझना, क्योंकि पहली बार पढ़ोगे ये, है ना। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है सबसे पहले ml से। ml से डिनोट करो या सिर्फ m लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड, अब मैं तुम्हें पहले ये बता देती हूँ कि इसने 2 मेन चीज़ें हमें क्या बताई थी, फिर कैसे बताई थी उसका प्रॉपर डिस्कशन हम करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसने सबसे पहले हमें ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन कैसा है या फिर अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट जो है वो कैसा है। इसको अगर सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं तो ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन ने क्या बताया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट है, उनका अरेंजमेंट क्या है, मतलब कि उसने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में हमें बताया था। सेकेंडली इसने जो हमें ये बताया था, इसने ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट को समझाया था, ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट को समझाया था। अब ये दोनों इफेक्ट क्या होते हैं ये मैं आगे बताऊंगी, और ये वही इफेक्ट हैं जिसको बोहर ने नहीं एक्सप्लेन किया, जिसको बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, वो उसके लिमिटेशन में काउंट हुआ था। तो इसको किसने एक्सप्लेन किया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने एक्सप्लेन किया था। तो इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक बात सुनो मेरी, ठीक है, अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सब समझ में आ जाएगा। देखो भाई, इसने बोला अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने अपनी बात समझाने के लिए बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है एक अपने शेल के अंदर, कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व करता जा रहा है। सही है, ये तो मैं जानती हूँ बात। तो अब ये रिवॉल्व तो कर रहा है लेकिन वो 2 तरीके से रिवोल्यूशन कर रहा है, 2 तरीके से रिवोल्यूशन कर रहा है। पहले तो मैं पहला वाला तो क्या है कि न्यूक्लियस के अक्रॉस जैसे वो घूमता है वो घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, वो तो मुझे पता है, ठीक है। सेकेंड, वो किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, वो अपने अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने अराउंड भी क्या कर रहा है, रिवॉल्व जो है वो कर रहा है। गॉट इट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने अक्रॉस भी इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से, और फिर वो अपने न्यूक्लियस के अराउंड भी ऐसे घूम रहा है। समझ में आ रहा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आसपास घूमा, अपने अराउंड घूमा, ठीक है, और फिर क्या करा, इसने ही न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे सर्कुलर मोशन कर दिया, इस तरीके से वो करता है, ठीक है। तो अब होता क्या है इन दोनों की वजह से, अपने अराउंड मूव करने से और न्यूक्लियस के अराउंड मूव करने से, तो क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है और ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि मैम ये कैसे जनरेट होती है। देखो इसके लिए अपन को थोड़ा सा क्लास 10th में जाना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा कि हम ये चीज़ें पढ़ के आए हैं, कुछ नया नहीं है, हम सब जानते हैं ये सब, है ना। देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, और हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमने पढ़ा है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हैं। हमने देखा था कि एक मूविंग चार्ज जो है, इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने क्या बोला था कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, जब वो मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है और वो मूव भी कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ऑल्दो करंट बहुत कम होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो रही है, सही बात है
है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है, तो चलो इसके अंदर अपन एक ओरेस्टेट का एक्सपेरिमेंट याद करते हैं, अपन ने जो पढ़ा था। ओरेस्टेट ने क्या किया था, एक अपना यहाँ पे एक सर्किट बनाया था, यहाँ पे करंट फ्लो करवाया था, ठीक है, यहाँ बैटरी वगैरह लगा दी थी और यहाँ पे कंपास रखा था, ठीक है। तो उसने देखा था कि जैसे ही करंट मूव कर रहा है यहाँ पे कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो उसने ये बोला कि भाई ज़रूर इस, और जैसे ही करंट स्विच ऑफ किया तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होना बंद हो गई। तो उसने कंक्लूजन क्या निकाला था कि मूविंग करंट की वजह से करंट जो है वो कुछ ना कुछ तो ऐसा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर ही रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। सही बात है। तो बस इन दोनों की वजह से ही तुम्हें ये चीज़ें समझ आ गई। देखो तुम्हें पढ़ा हुआ था, बस थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत थी, तो बस हो गया रिवाइज, समझ में भी आ गया, है ना। तो इससे हमें क्या पता पड़ा, उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। सही बात है। चलो हो गई तो हो गई, तो उससे इसका क्या लेना देना, ठीक है, इससे क्या लेना देना। सुनो मेरी बात, इंटरनली एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, सही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही हूँ या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा रही हूँ। एक्सटर्नली बाहर से मैंने लगाई है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि ये जो इंटरनल वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं इंटरनल लिख देती हूँ, ठीक है। जो इंटरनल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये दोनों के दोनों क्या करती है, इनके साथ इंटरैक्ट करती हैं। क्या करती हैं, इंटरैक्शन करती हैं। और इस इंटरैक्शन का सबसे भारी प्रहार किस पे पड़ता है, मतलब प्रकोप किस पे पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स के पड़ता है। अब प्रकोप पड़ा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। ओरिएंटेशन बोलूँ, चलो अच्छे से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज कर देते हैं इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन अ स्पेस के अंदर, क्योंकि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली होता है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने ये चीज़ हमें समझाई थी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत सारा जो स्पेस खाली होता है, तो उसके अंदर वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने आप को क्या करता है, ओरिएंट कर देता है। जैसे अगर अपन कभी स्कूल असेंबली में जाते हैं तो जब तक टीचर बोलता नहीं है, जब तक असेंबली की बेल बजती नहीं है, तब तक अपन रैंडमली अपने फ्रेंड से बातें करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही एक बार बेल बज गई तो क्या होता है, सब लोग एक सीरीज में अरेंज हो जाते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं ना। तो बस वही है, ये फोर्स है बेसिकली, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करता है, अरेंज कर देता है। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है वो उसका ला देता है, ठीक है। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर वो आ जाते हैं, और इसी ओरिएंटेशन को यहाँ पर ऑर्बिटल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी ओरिएंटेशन को क्या करते हैं अपन, ऑर्बिटल्स के नाम से यहाँ पर बोलते हैं। तो अगर मैं तुम्हें अब बोल रही हूँ बार बार ऑर्बिटल्स, तो तुम्हें सीधा क्या, तुम्हारे दिमाग में क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि मैम बात कर रही है कुछ स्पेसिफिक शेप्स के बारे में बात करना चाह रही है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट के बारे में बात करना चाह रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है जिस तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, तो चलो अब अपन को ये देखना है कि चलो समझ में तो आ गया कि ऑर्बिटल्स बेसिकली है क्या। अब मुझे ये पहचानना है कि मैं ऑर्बिटल्स का नंबर निकालूंगी कैसे, क्योंकि देखो 3D स्पेस है, 3D स्पेस के अंदर एक पार्टिकल कितने भी तरीके से क्या हो सकता है, अरेंजमेंट शो कर सकता है। तो मुझे निकालना है कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए जो ऑर्बिटल की जो वैल्यू अपन को निकालनी है, तो उसके लिए मुझे हेल्प लगेगी किसकी, मुझे हेल्प लगेगी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की क्या लगेगी, हेल्प लगेगी, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता था, दैट इज एन की वैल्यू पे डिपेंड करता था। अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, सॉरी, वो किस पे डिपेंड करता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को अपन एल से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अपन एम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो एल की वैल्यू अपन के पास क्या आई थी, एस आई थी, पी आई थी, डी और एफ आई थी, ठीक है। मतलब कि 0, 1, 2 and 3, दैट इज एस, पी, डी एंड देन एफ। इस तरीके से अपन ने निकाला था। सिर्फ ये 4, मैंने बोला था इससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन अपने कोर्स में अभी तक वो है नहीं, अपन को पढ़ना ही नहीं है, उस पर क्वेश्चन कोई भी नहीं देता, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना निकालना, क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो भाई, पहले फॉर्मूला बता देती हूँ कि किसी भी एल की वैल्यू के लिए एम एल की वैल्यू जो है वो -L से लेकर +L तक होती है, सही है। -L से +L तक मुझे जाना है, और अगर इसकी वैल्यू मुझे पता लग गई ना, तो मुझे क्या पता लग जाएगा, मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता पड़ जाएंगे। क्या पता पड़ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता पड़ जाएंगे, मतलब अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट्स पता पड़ जाएंगे, इंक्लूडिंग 0। इसमें भी क्या करना है, 0 को इंक्लूड करना है। ओके, चलो
यहाँ पर L इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, -0 से भाई +0 तक जाना है। अब मैं 0 को प्लस करूँ चाहे माइनस करूँ कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 0 लिख सकती हूँ। मतलब कि क्या हो गया, एक ऑर्बिटल। क्या हो गया इसका मतलब, एक ऑर्बिटल। मतलब कि एस सब शेल के अंदर कितने अरेंजमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, सिर्फ एक ही अरेंजमेंट होता है, जिसको अपन ने क्या बोला, एक ऑर्बिटल ही प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड मतलब कि पी सब शेल के बारे में। पी में क्या है, 1 है, तो -1 2 + 1 होगा। अब -1 से +1 के बीच में 0 भी तो आता है ना, -1 0 +1, मतलब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3 ऑर्बिटल्स हो गए। गॉट इट। तो मतलब पी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 3 अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना अरेंजमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ कि इसके अंदर पता है ऑर्बिटल्स का नाम भी दे दिया है इसके अंदर। इसको px दिया है, इसको py दिया है, इसको pz दिया है, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना -1 के अंदर x एक्सिस में और y एक्सिस और z एक्सिस में 3 अलग अलग तरीके के एक्सिस के अंदर अपना क्या कर रहे थे, अरेंजमेंट शो कर रहे थे। तो इस हिसाब से उसका नाम भी रख दिया। ओके, डी ऑर्बिटल के अंदर देखते हैं, सॉरी डी सबशेल के अंदर देखते हैं कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो डी सबशेल्स के अंदर कैसे ऑर्बिटल्स निकालेंगे, -2 से लेकर क्या निकालेंगे, +2 तक निकालेंगे। तो -2 के बाद क्या आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा और फिर +2 आएगा। तो कितने ऑर्बिटल्स बने, देखो 5 ऑर्बिटल्स बने, 1 2 3 4 एंड 5। तो डी सबशेल के अंदर 5 अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, अरेंजमेंट हमें देखने को मिलते हैं। सिमिलरली जब मैं एफ की बात करती हूँ तो उसके अंदर कितने आ जाएंगे, -3 से लेकर +3, मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कि एफ सब शेल के अंदर 7 अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 7 ऑर्बिटल्स इसमें पॉसिबल है। तो इस तरीके से अपन तुमने ये देख लिया कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल है और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के कितने अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट्स हैं, जिसको तुम ऑर्बिटल्स के नाम से जो है वो जानते हो। ठीक है, चलो अब अभी तक जो अपन ने क्या पढ़े, 3 क्वांटम नंबर्स जो पढ़े हैं ना मेनली, उसको अपन थोड़ा सम अप करते हैं। मैं देती हूँ सबसे पहले अपन ने शेल की बात करी थी, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे मैं अलग अलग शेल्स बना देती हूँ। n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है। मतलब मैं तुम्हें एक बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ जो तीनों क्वांटम नंबर्स तुमने पढ़े ना, उसके हिसाब से किस तरीके से तुम समझ सकते हो, एक प्रॉपर सम अप दे रही हूँ, है ना। तो देखो n इज इक्वल टू 1 है, तो वो हमारा क्या है, शेल है। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे शेल्स हैं, करेक्ट। अब n इज इक्वल टू 1 में कितने सब शेल होते हैं बताओ, 0 s आता है, सिर्फ n-1 तक मतलब 0 ही आता है। तो ये देखो मैंने ये सब शेल बना दिया, एक क्या बना दिया, ये एक सब शेल मैंने बना दिया है। n इज इक्वल टू 2 में कितने सब शेल्स होते हैं, 2 आते हैं, 0 and 1। ठीक है, 0 and 1 आता है, तो ये 2 सब शेल बना दिए, ये 2 सब शेल बना दिए। एक s आता है और एक p आता है, इसमें सिर्फ s सब शेल है। और 3 में कितने आते हैं, 3 सब शेल्स आते हैं, s p और d। ये s हो गया, ये p हो गया, अब ये d हो गया। अब तुम बोलोगे कि मैम इसको ऊपर नीचे क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मैं एनर्जी वाइज लिख रही हूँ ना, s की एनर्जी कम होती है, p की ज़्यादा होती है, इसमें s की कम, फिर p की ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा d की। तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। तो उसको इस तरीके से बना दो, ये देखो, ये देखो, गॉट इट। तो तुमने शेल जान लिया, तुमने सब शेल जान लिया। अब अपन ऑर्बिटल्स की बात करें जो अभी अभी पढ़ के आए हैं। एस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है उसके अंदर। ठीक है, इसमें भी एस में भी कितना होगा, अब सब जहाँ पे भी एस होगा वहाँ पे एक ही ऑर्बिटल होने वाला है। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स थे, यहाँ पर देखो, पी में कितने ऑर्बिटल्स निकाले थे, 3 ऑर्बिटल्स निकाले थे ना, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ये एक ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे डैश से मैंने दिखाया है ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स। एस में यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल, पी में कितने हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल, और डी में कितने होते हैं, देखो यहाँ पर डी में यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स आ रहे थे। तो यहाँ पे अपन कितने बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब मेरी यहाँ पे बात सुनना, यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना रखा है, यहाँ पे तीनों ऑर्बिटल्स इस तरीके से बना रखे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है तुम्हें, ये शो कर रहा है सेम एनर्जी लेवल्स। सारे ऑर्बिटल्स का क्या निकाल रहे हैं हम, सेम एनर्जी लेवल्स हैं। ये मैंने एक ही एनर्जी लेवल पे बनाया ना, ऊपर नीचे नहीं बनाया ना इसको, देखो मैंने यहाँ पे सेम एनर्जी लेवल पे बनाया ना। तो इसका मतलब ये है कि जो तीनों ऑर्बिटल्स मैंने जो बनाए हैं जहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, उनका एनर्जी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके के ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। मतलब द ऑर्बिटल्स विच हैव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ, बहुत बढ़िया बात बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ, देखो भाई, जब तक
इलेक्ट्रॉन अपनी इलेक्ट्रिक और अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता रहेगा ना, जो वो खुद जनरेट करता है, तब तक तो क्या होगा, सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो सेम एनर्जी लेवल पर रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ना, तो क्या होगा, ये जो डीजनरेसी है ना, ये डीजनरेसी जो है वो ब्रेक हो जाएगी। मतलब कि डीजनरेट का मतलब क्या था, डीजनरेट का मतलब ये था कि ऑर्बिटल्स की जो सेम एनर्जी होती है उनको ही, और उन्हीं ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब मैं बोल रही हूँ डीजनरेसी ब्रेक हो जाएगी, मतलब एनर्जी ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी अलग अलग तरीके से। डिपेंड करता है कि किस तरीके से अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। और इस ब्रेकिंग की वजह से, इस डीजनरेसी की ब्रेकिंग की वजह से ये जो ऑर्बिटल्स है ना वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगी, फिर ये सेम एनर्जी लेवल पे नहीं होंगे, कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ इधर, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। और इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से इस सबशेल इन ऑर्बिटल्स की, मतलब इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी ब्रेकिंग की वजह से, डीजनरेसी के टूटने की वजह से जीमैन और स्टार्क इफेक्ट देखने को मिलता है। जीमैन और स्टार्क इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। देखो, जब सबशेल्स स्प्लिट हो रहे थे, जब सबशेल्स की वजह से हमें फाइन लाइंस देखने को मिल रही थी, याद करो, सबशेल्स की वजह से क्या हो रही थी, स्पेक्ट्रम के अंदर फाइन लाइंस देखने को मिल रही थी। और डीजनरेसी के ब्रेक होने की वजह से, मतलब ऑर्बिटल्स के बिखरने की वजह से एनर्जी के बेसिस पे हमें क्या हो रहा है, जीमैन और स्टार्क इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जीमैन इफेक्ट क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होना, स्प्लिटिंग होना। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होना, लाइंस का स्प्लिट होना। तो देखो, तुम खुद देख रहे हो, अपन ने खुद अभी समझा कि जैसे ही मैं एक्सटर्नल एनर्जी फील्ड लाऊंगी, एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स लगाऊंगी, तो ये क्या होंगे, ऑर्बिटल्स अपनी डीजनरेसी, मतलब अब एनर्जी से क्या हो जाएंगे, थोड़ा इनके तालमेल में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और उस गड़बड़ की वजह से क्या होगा, जो कुछ ऊपर चले जाएंगे ऑर्बिटल्स, कुछ नीचे चले जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। किसी की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, किसी की कम हो जाएगी, तो डीजनरेसी टूट जाएगी, जिसकी वजह से हमें जीमैन और स्टार्क इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये बात हमें बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, देखो क्वांटम मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन कर दी है ना। तो इस तरीके से हमें ये देखना होता है। गॉट इट। चलो, अब अपन अपने आखिरी क्वांटम नंबर पे आते हैं, दैट इज़ हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इसको सबसे पहले डिनोट किससे किया जाता है, MS से डिनोट करते हैं, ठीक है, MS से, या फिर तुम सिर्फ S भी लिख सकते हो। देखो, नाम से ही पता पड़ रहा है स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर तो छोड़ो, पहले स्पिन पे ध्यान दो। देखो, ये जो है ना, मतलब ये जो क्वांटम नंबर है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है, ये इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के बारे में बताता है, रिवॉल्यूशन के बारे में बताता है। ये बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है और अपने ऑर्बिट के अक्रॉस भी क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो उसने कहा कि रिवॉल्यूशन तो सिर्फ दो तरीके से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज हो सके, या तो क्या हो सके, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो बस इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ही नोटेट करने के लिए, हमें बताने के लिए उन्होंने ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। गॉट इट। जब अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको अपन +12 से डिनोट कर देते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करता है तो उसको अपन -1/2 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेन इसने अपन को बताया था। इसके अलावा इसने जो हमें बात बताई थी वो ये बताई, तब नंबर ने हमें बताई थी वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाना, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या करा था उसने, हमें एक्सप्लेन किया था। उसने हमें ये बताया था कि भाई हमारे आसपास इतने सारे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई नहीं होते, तो ऐसा क्या कारण होता है। तो उसने हमें बताया कि दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरा होता है हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके। और ये दोनों सब्सटेंस जो होते हैं ना, उसी की वजह से क्या होता है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली, कि भाई ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, उसी के बेसिस पे अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन नहीं भी होता है, ओके। तो क्या होता है बेसिकली, अपन ये समझते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो एटम में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होते हैं, मतलब एक भी जगह खाली नहीं होती है, ओके। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो थोड़े वेकेंट होते हैं, खाली होते हैं। जैसे अगर इसको मैं एग्जांपल से समझाऊं कि अगर कोई ऑर्बिटल है ना, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अंदर फिल हो सकते हैं। तो अगर उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है ना, तो क्या हो गया, खाली स्पेस तो क्रिएट हो गई, एक वेकेंट स्पेस तो क्रिएट हो गई। तो ऐसे सब्सटेंसेस को अपन क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे,
है ना। और जिसके अंदर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी है उतने फील्ड हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को अपन क्या बोल देते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी होने की वजह से, वेकेंट एक वॉइड क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए अपन को लगता है कि ये जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता ही है, अपन को ऐसा दिखता है। ओके, लेकिन जब अपन डायमैग्नेटिक की सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, वहाँ पे कोई वॉइड नहीं है, वहाँ पे कोई खाली जगह नहीं है, वहाँ कोई स्पेस नहीं है। इसलिए वो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं, ऑब्वियसली मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे ही करेंगे, तो वो उनसे अट्रैक्ट होते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास जब स्पेस खाली होती है ना, तभी वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। अगर नहीं होगी स्पेस, वेकेंट नहीं होगी, तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये भी बात जो है हमें स्पिन क्वांटम नंबर ने हमें समझाई थी। ओके, तो इसी के साथ हमने अपने सारे क्वांटम नंबर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे, इसको सीखेंगे। ठीक है, चलो बाय।